बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक और कहानी में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए सुनते हैं आज एक तजस्सुस और इसरार से भरी सनसनीखेज दास्तान। उस पहाड़ी इलाके में मेरी तैनाती हुए चंद रोज ही गुजरे थे। मैंने सोचा यही था कि पहले खुद जाकर जगह देख कर आऊंगा, फिर घर का इंतजाम करके बीवी बच्चों को साथ ले जाऊंगा। उस रोज सुबह 11 के लगभग हम चले थे। ड्राइवर का घर पिंडी में था। उसने कहा, साहब अगर आप थोड़ी तकलीफ करें तो पिंडी से आगे गाड़ी खुद ले जाएं। आज ही घर से फोन आया है कि मेरे वालिद साहब अस्पताल में दाखिल हैं। मैं उनसे मिल लूंगा और सुबह ही निकल खड़ाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो काफी परेशान था, मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर उसे मरी रोड पर उतारा और खुद आगे चल पड़ा। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जो वक्तन फवक्तन तेज बारिश में तब्दील हो जाती थी। मैं अपने मतलूबा मुकाम की हदूद में पहुंचा तो जरा चौकन्ना होकर ड्राइव करने लगा, क्योंकि मालूमात के मुताबिक टावर हाउस से मुत्तसिल करीबी आबादी में ही वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे पहुंचना था। टूटी फूटी चढ़ाई चढ़ती सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे टावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चौड़ी ईंटों की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जिस पर लगी मध्यम रोशनियां अचानक तेज हो जाने वाली बारिश में मजीद मध्यम दिखाई दे रही थी। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाता जा रहा था कि मुझे दूर से ऐसे लगा कि जैसे बाउंड्री वॉल के आगे लगे सफेदे के लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी की लाइट्स पड़ने से गाहे बगाहे चमक रहे थे। गाड़ी मजीद नजदीक हुई तो लगा कि उसके साथ 4-5 साल का बच्चा खड़ा है, इस तरह के जैसे उस औरत की ओट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की। मेरा पहले ख्याल यही था कि उस औरत पर जरूर कोई आफत आई है जो यूं बरसती बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इसी असना में गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी ऊंची लंबी थी। उसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर अजीब सा तासुर था। पुतलियों जैसी शक्ल पर आंखें ऐसी फटी फटी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सवाए इसके कि मैंने बजाय रुकने के गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जरा सा आगे जाकर मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो औरत वहां नहीं थी। खौफ की सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरी सड़क और टावर हाउस की धुंधली लाइटों में बरसती बारिश के सिवा कुछ भी न था। मैंने सोचा मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। उसने नीले कपड़े पहने थे और दुपट्टा और कमीज तो जर्ब बर्ब चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है? उन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द सिर्फ नीची नीची झाड़ियां थी। अगर कहीं मुड़ती तो जाती दिखाई तो देती। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ाती। आगे मजीद चढ़ाई आती जा रही थी और सरकारी गाड़ी के कुल पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्ते पर मरकूज किया। 10-15 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क निस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश तो अब बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर गई थी, पर सर्दी में एकदम इजाफा हो गया था। मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि आगे आते अंधे मोड़ को देखकर स्टीयरिंग को तेजी से घुमाया। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे पीछे कांच की चूड़ियां खनकी, जैसे कोई संभलने को जल्दी से हैंडल पकड़े। मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे शीशे में देखा। पीछे क्या होना था? मैंने अपना वहम समझते हुए सर झटका और वहाँ मौजूद एक बोर्ड पर लिखा धुंधला नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। आगे छोटे छोटे खोखों में लालटेन की मध्यम रोशनियां देखकर समझ गया कि यही वो छोटा बाजार है जहां से गुजरकर सीधे हाथ मुड़कर रेस्ट हाउस होना था। 8-10 दुकानों के बाद वाकई रास्ता दाहिने हाथ मुड़ने लगा तो मैंने शुक्र किया कि पहाड़ी इलाकों में भटकना काफी मसाइल पैदा कर सकता है। ये रास्ता थोड़ा सा आगे गया और फिर स्लाइडिंग छतों वाली बड़ी इमारत के करीब आकर खत्म हो गया। बड़ी पार्किंग में रेस्ट हाउस का नाम लिखा था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर चला गया। अंदर मोहम्मद हुसैन मेरा ही इंतजार कर रहा था। सलाम दुआ के बाद वो मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गया। पहली नजर ही में मुझे कमरा बहुत अच्छा और आरामदेह लगा। मैंने मोहम्मद हुसैन को गाड़ी की चाबियां पकड़ाते हुए गाड़ी से सामान निकालने को कहा और खुद नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया। मैं नहा कर बाहर निकला तो मोहम्मद हुसैन सेंटर टेबल पर खाना रख रहा था। तुमने खाना खा लिया क्या? जी साहब, मैं तो जरा जल्दी ही खाना खाता हूँ। मैंने गाड़ी से सब सामान निकाल कर अलमारी के पास रख दिया है। फाइलें साइड टेबल पर। और किसी चीज की जरूरत हो तो बता दे। बस नहीं, 15 मिनट तक आकर बर्तन ले जाना। साहब कोई चाय या कॉफी वगैरह? नहीं नहीं, बस खाना खाकर आराम करूंगा। मैंने खाना खाते ही फाइलें उठाई। नींद से बुरा हाल था, पर मैं नए ऑफिस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना चाहता था। मोहम्मद हुसैन थोड़ी देर के बाद बर्तन उठाकर मेज पर कपड़ा लगाकर चला गया। मैंने फाइलें समेट कर साइड टेबल पर रखी और लेटते ही नींद की वादियों में उतर गया।
सुबह खिड़कियों से आती सूरज की रुपहली किरणों ने मुझे बेतार किया। गुस्ल और शेव से फारिग होकर अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा था कि अपनी अटैची के पास पड़ी चूड़ियां देखकर मैं ठिठक गया। कम से कम दर्जन 1.5 दर्जन चूड़ियां अटैची के पास पड़े बैग के ऊपर पड़ी थी। ये मेरे सामान में चूड़ियां कहाँ से आ गई? मैं अपने आप से पूछ रहा था। फिर सोचा हो सकता है कमरे में पहले से पड़ी हो, पर मेरे बैग के ऊपर। मैंने किचन में इंटरकॉम करके मोहम्मद हुसैन का पूछा। पता चला कि बाजार क्या हुआ है। चलो ऑफिस से वापसी पर पूछ लूंगा। ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत इमारत के अंदर था। मुझे अम्मी और रेहाना का ख्याल आया कि वो लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ऑफिस में कब 3 बजे पता ही नहीं चला। स्टाफ भी अच्छा था, खास तौर पर निसार के साथ तो पहले दिन से ही गाड़ी छनने लगी। मैंने 1-2 लोगों से घर ढूंढने के बारे में बात की। सबने यही कहा कि अभी रेस्ट हाउस में रुके, कुछ घूमे फिरे, ऐसी जल्दी भी क्या है, वैसे भी यहाँ घर बआसानी मिल जाते हैं। ऑफिस से उठा तो 1-2 कोलीग्स के साथ करीबी मार्केट गया, जरूरत की कुछ चीजें खरीदी। इसी असना में सबने रात के खाने का प्रोग्राम बना लिया। मार्केट से करीब ही एक पहाड़ी पर खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। सबने कहा कि यहाँ का खाना बहुत उम्दा होता है। पहाड़ी इलाकों में रात बड़ी जल्दी उतर आती है। वो तो माहौल इतना खूबसूरत था और वाकई खाना इतना लजीज था कि बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वापसी में मुझे खासी देर हो गई। रेस्ट हाउस पहुंचा तो सर्दी खासी भर चुकी थी। मैंने किचन में बेल देकर बता दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े वगैरह बदल कर थोड़ी देर आतिशदान के पास बैठा। आग की हिद्दत ने बड़ा सुकून दिया। मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर चला गया। मैं काफी गहरी नींद में था जब मुझे लगा कि बेड थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलता है, जैसे कोई करवट ले। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पाँव के रुख लेता हुआ है। मेरा जहन थोड़ा सा जागा। मैंने पाँव थोड़े से समेटे तो वो लेटे हुए के कमर या कंधों से टकराए। अब मैं पूरी तरह से जाग गया। मैंने हिले जुले बगैर महसूस किया कि मेरी बाएं जानिब कोई करवट लिए हुए बिल्कुल आराम से ऐसे सो रहा था कि उसके बदन की नरमी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों पर लम्हे के 1000वें हिस्से में इतराक हुआ कि वो कोई औरत है। ये हकीकत है कि मैं तकरीबन उछल कर बैठ गया और तकिए के पास से अपनी टॉर्च टटोलने लगा। वो वक्त लोड शेडिंग का नहीं था, लेकिन दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में ये तरीका आम था कि दिन हो या रात लाइट 3-4 घंटे को इकट्ठी चली जाती थी। लिहाजा रात को लोग टॉर्च या मोमबत्तियां माचिस पास रखा करते थे। मैंने टॉर्च रोशन की। मेरे कंबल के अंदर लेटे वजूद में कोई हरकत न हुई। मैं घबरा कर उठा और स्विच बोर्ड तक एक जिस्त में पहुंचा। लाइट ऑन की। उस वक्त वाकई लाइट न थी। मैंने कमरे में इधर उधर रोशनी डाली। हर सिमत तारीकी और खामोशी का राज था। कौन है इधर? मैं बमुश्किल बोला। अब मैंने पहले गैस लैंप रोशन किया था और फिर सारी कुव्वत जमा की। तेज तेज चलता बेड तक गया और कंबल पूरी ताकत से खींचकर नीचे फेंक दिया। बेड खाली था। कमाल है, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने अपनी टांगों पर बदन की हिद्दत और नरमी महसूस की थी, और जब पांव पीछे किए थे तो वो टकराए थे किसी वजूद से। अजीब बात है। मैंने जग से पानी डालकर पिया और सोफे पर बैठ गया। गैस लैंप की पहली मदकूक रोशनी में मुसलसल आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। उस खाली उस जहनी की कैफियत में मुझे अचानक ये ख्याल आया कि वो औरत जो कल मैंने रास्ते में देखी थी, कहीं वो। इससे आगे मैं कुछ सोच ना पाया। सूरह नास पढ़ता जाऊं और खुद को समझाऊं कि मैं किन शकूक व शुबहात में पढ़ रहा हूँ। कभी एक ख्याल हावी हो तो कभी दूसरा यकीन। बड़ी देर बाद फिर आखिर खुद को समझाने में कामयाब हो गया कि दफा करो कल की औरत को, आज की बाकी रात की फिक्र करो। अब सुबह को उठना मुहाल होगा। मैंने उठकर गैस लैंप ऑफ किया और सोने के लिए लेट गया। सोने की कोशिश में कभी टांगे दाएं फैलाऊं, कभी बाएं, ना जाने कब नींद आई थी। सुबह अलार्म की आवाज पर जागा तो रोशन खिड़कियों से आने वाली नोखे सुबह की ठंडक में कंबल में दुबका रहा। दोबारा घड़ी देखी तो 10 मिनट लेट था। मैं जब उठने लगा तो मुझे पाँव में कुछ चुभा। रात वाली बात का ख्याल जहन पर छाने लगा। मैंने कंबल पीछे किया तो बेड पर कांच की चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। मेरी तो आंखें हल्कों से उबल पड़ी। जल्दी से जाकर बैग के ऊपर देखा, चूड़ियां उसी तरह पड़ी थी। मैंने जल्दी जल्दी बेड से चूड़ियां उठाई और जाकर फ्लश में बहा दी। मोहम्मद हुसैन बेड दुरुस्त करता तो भला क्या सोचता। शेव करते हुए मुसलसल सोचता रहा कि आखिर बेड पर चूड़ियां आई कहाँ से। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहम्मद हुसैन नाश्ता लाया था। मोहम्मद हुसैन, परसों गाड़ी से सब सामान तुमने ही उतारा था ना? जी साहब। क्या कोई चीज नहीं मिल रही क्या? नहीं, वो दरअसल पूछना था कि यहाँ किसी का सामान पहले से भी पड़ा है। सामान? जैसे कुछ जनाना चीजें? क्या कोई चीजें कमरे में पड़ी थी मेरे आने से पहले? नहीं साहब, कमरा तो रेस्ट हाउस वाले बिल्कुल साफ कर देते हैं। मैंने आपका सूटकेस और बैग इधर रख दिए थे और ये पिछली सीट पर चूड़ियां थी, ये इकट्ठी करके रख दी थी।
मैंने चाय का कप उठाते हुए जैसे सुना अनसुना कर दिया। पहला ख्याल यही आया कि मोहम्मद हुसैन सोचता होगा बीवी तो घर है साहिब की, पता नहीं फिर किसे बिठा कर लाया था। ऊपर से जनाना सामान की पूछगछ। उस वक्त तो मैं मसलतन खामोश हो गया। फिर बार बार जहन उलझ जाए कि चूड़ियां पिछली सीट पर आई कैसे। ये गाड़ी सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल में थी, घर वालों का कुछ लेना देना न था। और फिर रात को क्यों ऐसे महसूस हुआ कि कोई साथ सो रहा है। और फिर वो टूटी चूड़ियां। बार बार सोचा पर कोई सिरा हाथ न आया था। अगली रात में सोने से पहले जरा मोहतात हुआ। कुल शरीफ आयतल कुर्सी पढ़ता रहा, बड़ी टॉर्च पास रखी और रात देर तक टीवी देखता रहा। वो सारी रात पुरसकून गुजरी, बल्कि अगली कई रातें भी। उधर ऑफिस में काम की मसरूफियत ऐसी शुरू हुई कि लम्हा भर की फुर्सत ना मिली और मैं ये बात भूल गया। शायद यही मेरी गलती थी। उस दिन दोपहर से ही मौसम अबर आलूद था। शाम पड़ते ही घटाएं गहरी हुई और बारिश शुरू हो गई। ऑफिस के बाद 2 कोलीग्स के साथ मुझे एक साइट पर जाना था। मेरे साथ एक अशरफ था, दूसरा निसार। हम तीनों 3:30 बजे के लगभग निकले होंगे। 1.5 घंटे का रास्ता था, पर खिलाफे तवक्का हमें जरा देर हो गई। निकलने से पहले वहीं बाजार से खाना खाया, चाय पी और कदरे ताजा दम होकर वापसी के लिए चल पड़े। अशरफ और निसार ऑफिस से मुल्हिका रिहायशी कमरों में रहते थे। मैंने उन्हें ड्रॉप किया तो निसार ने वहीं रुकने पर इसरार किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं शुक्रिया अदा करके निकल आया। घर पहुंचकर कपड़े बदले तो घड़ी पर नजर पड़ी, 1 बज रहा था। मैं कब गहरी नींद में क्या कुछ नहीं कह सकता। आंख उस वक्त खुली जब बाहर किसी आंधी की सूरत तेज हवाएं चलने लगी। फिर अचानक तूफान की शिद्दत में इतना इजाफा हुआ कि दरख्तों के टहने टूट टूट कर गिरने लगे। पहाड़ी इलाकों में अक्सर टीन की छतें होती हैं। यहाँ रिहायशी कमरों की छतें तो पक्की थीं, लेकिन बाकी इमारत उन्हीं टीन की छतों की थी। उन पर बड़े बड़े ओले और टहनियां गिरने से ऊंची ऊंची आवाजें आ रही थीं। इस कदर बिजलियां चमक रही थीं कि कमरा मुसलसल रोशन था। मैं बेड पर उठकर बैठा ही था कि अचानक इस कदर ऊंची नुस्वानी चीखों की आवाजें बुलंद होने लगी कि मैं बेसाख्ता बाहर खुलने वाली खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। मुहीन सा पर्दा परे किया, सवाए टूटते पत्तों और बारिश की तेज बौछारों के कुछ दिखाई न देता था। और उस तूफान में ना ही चीखों की सिमत का पता चल रहा था। मैंने टॉर्च उठाई और बाहर का दरवाजा खोला। दरवाजा जरा सा खुला और फिर हवा के जोर से दरवाजा बंद हो गया। अब औरत की चीखों में किसी बच्चे के रोने की आवाज का इजाफा हो गया। मैंने टॉर्च जमीन पर रखकर दोनों हाथों की ताकत से दरवाजा खोलना चाहा, मगर दरवाजा खुला ही नहीं। ऐसे लगता था कि जैसे मैं दरवाजा नहीं खोल रहा हूँ, ईंटों से बनी दीवार को हटाना चाह रहा हूँ। आखिर हाँफते हुए दरवाजा छोड़ा और फोन उठाया। फोन डेड था। दोबारा खिड़की से बाहर देखा, सवाए कड़कती बिजलियों और बरसती बारिश के कुछ दिखाई न दिया। जरूर कोई छत गिर गई होगी और ये औरत और बच्चा उसमें दबे होंगे। आखिर बाकी लोग क्यों उनकी मदद को नहीं पहुंच रहे। मैं सोफे पर बैठा इसी किस्म की बातें सोचे जा रहा था। फिर बैठे बैठे लगा जैसी हवाओं की तेजी में दफातन कमी आ गई और चीखने और रोने की आवाजें भी हल्की होते होते खत्म हो गई। मैं उठा और बाहर का दरवाजा खोला। बरामदा पत्तों, टूटी शाखों और ओलों से अटा पड़ा था। मैं संभल संभल कर 4 सीढ़ियां उतरा। मूसलाधार बारिश जारी थी। किचन सामने वाले बरामदे के आखिर में था। किचन का दरवाजा बंद था। मोहम्मद हुसैन। मैंने किचन के साथ बने सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा खटखटाया। मोहम्मद हुसैन आंखें मलता बाहर निकला। उसके साथ बावर्ची भी था। साहिब खैर तो है? मैं यही तो पूछने आया था कि खैर तो है। वो मेरा मुंह तकने लगा, फिर बोला जी खैर है। यहाँ तो ऐसे तूफान आते रहते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? नहीं नहीं, वो औरत के और वो बच्चे के रोने की आवाज थी। मैं तो घबरा गया कि कहीं कोई छत तो नहीं गिर गई। तुमने चीखों की आवाज नहीं सुनी क्या? वो दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नहीं साहब, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। इधर औरत बच्चे का क्या काम साहब? इधर तो पिछले कमरों में भी सब छड़े रहते हैं। बाल बच्चे वाला तो कोई खानदान है ही नहीं। अच्छा, मैं हैरत से बोला। मैं शर्मिंदा होकर पलटने लगा। ख्वामख्वाह उन लोगों की नींद बर्बाद की। अच्छा ठीक है, तुम लोग सो जाओ। उन्हें तो कह दिया, पर खुद सोचा कि इतनी देर एक औरत चीखें मारती रही और इन्होंने कुछ सुना ही नहीं। ठीक है, यहाँ किसी का बाल बच्चा नहीं, पर हर तरफ जंगल है। क्या मालूम किसके साथ क्या हुआ। क्या पता कहते हूँ कि हम रात को क्यों खबर हो। मैंने कमरे में आकर कपड़े बदले, भीगे कपड़े गुस्ल खाने में टांगे और पजामा शर्ट पहनकर बेड पर आने लगा। मुझे यूं लगा कि जैसे बेड पर कोई करवट के बल सो रहा है, क्योंकि मेरा कंबल कुछ उसी पोजीशन में नजर आ रहा था। मैंने दोबारा पूरी आंखें खोलकर देखा। वाकई बेड पर कोई सो रहा था। पाइंती की तरफ सर किए और टांगे निस्बतन समेटे कि मेरे सरहाने से जरा नीचे कंबल दौड़ा हुआ था। खौफ के मारे मुझे लगा कि मैं बर्फ का बन चुका हूँ।
मैं फौरन पलटा, बाहर का दरवाजा खुला और मोहम्मद हुसैन को जगाया। जी साहब। वो हैरत से अंधेरे में मुझे खड़ा देख रहा था। वो मोहम्मद हुसैन, जरा कमरे में आओ, बारिश बहुत तेज है, कहीं खिड़की वगैरह से पानी अंदर ना आ जाए, ये ना हो कि सामान भीग जाए, जरा कालीन वगैरह हटा दो, और हाँ, इस बावर्ची को भी साथ ले आओ। मैंने उन्हें बहाने से अपने कमरे में बुलाया था। ठीक है साहब, खैर है, आप इत्मीनान रखिए, हम देख लेते हैं। वो दोनों बड़ी बड़ी गर्म चादरें लपेट कर आगे हो लिए। मैं खौफजदा निगाहों से बेड की तरफ देखता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उन दोनों ने लम्हों में सामान उठाकर एक तरफ किया और कालीन गोल करके दीवार के साथ लगा दिया। और हुक्म करे साहब, ये बेड भी जरा खिसका दो। मैंने अब अपने मतलब की बात की। मोहम्मद हुसैन और खानसामा छत पर टॉर्च की रोशनी डालने लगे। लगता तो नहीं कि छत टपक सकती हो, आप कहते हो तो बेड दीवार के साथ लगा देते हैं। हाँ चलो ऐसा कर दो। मुझे अब अपनी बात तो निभानी थी। वो बेड दीवार के साथ लगाकर बिस्तर सीधा करके चले गए। बेड पर तो कुछ भी नहीं था। अब मैं बेड पर बैठा ये सोच रहा था कि यहाँ गुजारा कैसे होगा। मैंने देखा था, अच्छी तरह से देखा था कि कोई करवट लिए सो रहा था, जिसके शानों पर से कंबल जरा ऊंचा था, और चीखों की आवाजें, वो आवाजें कौन भूल सकता है। ये तो तय है कि यहाँ कुछ एबनॉर्मेलिटी है, पर अब क्या हो सकता है। खैर, अब रात तो जैसे तैसे काटनी ही पड़ेगी। सुबह निसार से बात करूंगा। उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद किसको आ रही थी। मैंने उठकर पुराने अखबार रिसाले उठाए और ध्यान बिठाने की कोशिश करने लगा। बारिश फिर तेज हो चली थी। पर्दों पर हल्की हल्की रोशनी बताती थी कि सुबह होने वाली है। उसी वक्त नींद से मेरा सर भूचल होने लगा। सुबह ऑफिस जरा देर से चला जाऊंगा, अगर नींद आ रही है तो सो जाऊं। सो अलार्म सेट किया और सो गया। मैंने अलार्म बजने की आवाज एक नागवारी से सुनी थी। मेरी आंखें जल रही थी और साइड लैंप भी। मैंने लैंप ऑफ करने को करवट ली और मेरे पाँव एक वजूद से टकराए। नरम गर्म जिस्म की तमाजत पाँव से करंट बनकर दिमाग तक आई। पहले तो खौफ के मारे बिस्तर से मैं चिपक गया, फिर रज जगे और उस आंख पचोली की जलन में पाँव अनदेखे वजूद में काटते हुए एक हाथ तेजी से कंबल के अंदर डाला। एक सरसराहट सी हुई और दुपट्टे किसी मुलायमत हाथ में आई। मैंने अपनी उंगलियां जकड़ ली। पाँव की गिरफ्त से सरसराता हुआ निकला। मैंने सरत से कंबल नीचे फेंका। पहले की तरह वहाँ कुछ ना था, अलबत्ता मेरी उंगलियों की सख्त गिरफ्त में एक टुकड़ा दबा था। कमीज या दुपट्टे का टुकड़ा, नीले रंग का, कुछ जगर मगर करता। खुदा जाने मैं बेहोश क्यों नहीं हुआ। उस लंबी औरत ने इसी रंग का तो कमीज दुपट्टा पहना था। उफ, ये क्या इसरार है। उस कपड़े ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। जैसे तैसे तैयार हुआ, एक लिफाफे में वो कपड़ा और चूड़ियां डाली और दफ्तर की राह ली। ऑफिस के इंतहाई जरूरी इश्यूज को निपटाते ही मैंने निसार को बुलाया और कहा कि लंच बाहर करते हैं, मुझे एक जरूरी बात भी करनी है। खैरियत तो है ना? हाँ, अभी तक तो है। हम एक करीबी पुरसकून रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने उसे सारी बात तफसीलन बताई तो वो बेहद हैरान हुआ। मैंने उसे ये भी बताया कि हर बार मैं खुद को तसल्ली देता रहा कि मेरा वहम है, पर रात देखो क्या हुआ। और फिर जब मैंने लिफाफे में रखी चूड़ियां और वो कपड़े का टुकड़ा दिखाया तो वो तो गूंग ही रह गया। मेरा कभी इस किस्म के हालात से साबका नहीं पड़ा। जरा देर की खामोशी के बाद मैं बोला, वैसे ये बड़ी ही अजीब बात है। मेरा ख्याल है कि हम ऑफिस के बाद इस इलाके की मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, हाफिज कुरान भी हैं। वो जरूर इस मामले में हमारी कोई रहनुमाई करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब हर कोई खासो आम मस्जिद का इमाम नहीं हुआ करता था, बल्कि इंतहाई छानबीन के बाद हर लिहाज से बाएतमाद और आलिम बाअमल को ही ये सादत मिलती थी। हम ऑफिस के बाद मस्जिद की तरफ रवाना हुए। उन्होंने हमें मस्जिद से मुल्हिक मेहमान खाने में बिठाया। मैंने अपना मसला अलिफ से ये तक उन्हें बताया। वो इंतहाई तवज्जो से सुनते रहे और फिर जब मैंने लिफाफे से चीजें निकाल कर सामने रखी तो वो हैरान रह गए। बड़ी जी दाढ़ी दिखाई आपने, कोई और होता तो शायद हवास खो बैठता। बहरहाल आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल सुबह आप आए तो हिफाजत की कुछ चीजें आपको मैं दूंगा। फिर वो किसी सोच में डूब गए और कहने लगे, ये आयतुल कुर्सी का विर्द लिखे दे रहा हूँ, इसे मतवातर पढ़ते रहना है, मैं हिसाब भी कर दूंगा। ठीक है, आप फिक्र ना करें। मैं और निसार शुक्रिया अदा करके उठाए। हम बाहर आए तो निसार कहने लगा, आप हमारी भाभी को जल्दी से यहाँ बुला ले। इस भूतनी को ना लगता है उनकी सीट खाली दिख रही है। वैसे बेहतर ये होगा कि कुछ दिन आप मेरी तरफ शिफ्ट हो जाएं, या मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ। मैंने निसार से कहा कि वो मेरी तरफ आ जाए, जरा मिलकर देख भी लेंगे कि मामला क्या है। दूसरी वजह ये थी कि निसार का कमरा न सिर्फ छोटा था बल्कि साथ उसका रूममेट भी था। मेरे जाने से यकीनन उसे भी तकलीफ होती। निसार कहने लगा कि चले ठीक है, मैं एक दो कपड़ों के जोड़े उठा लूं। वो जरूरी चीजें बैग में डालकर मेरे साथ ही रेस्ट हाउस आ गया। कई दिन और रातें सुकून की गुजर गई, कुछ भी खिलाफे मामूल ना हुआ।
हाफिज साहब ने कुछ नक्श भी भेजे थे जो मैंने कमरे में आवेजा कर लिए थे। इस दौरान में मैंने कई घर देखे और बिला आखिर एक मुनासिब घर किराए पर लेने में मैं कामयाब हो गया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बस कहीं अंदर लाशऊर में ये ख्याल उभरता था कि रेस्ट हाउस छोड़ ही दूं। दूसरे उस बेड पर जाते अब मुझे अजीब सी बेचैनी होती थी, ऐसी अजीब सी बेचैनी कि जिसको मैं कोई नाम नहीं दे सकता था। अगले रोज मैंने कुछ जरूरी घरेलू सामान और बहुत थोड़ा फर्नीचर खरीदा और फिर रेस्ट हाउस छोड़कर मैं उस किराए के घर में शिफ्ट हो गया। ये घर ऐसे बना था कि थोड़ा ऊंचा नीचा सा रास्ता था, फिर 3 चौड़ी सीढ़ियां चढ़कर कवर्ड बरामदा था। अंदर सीधे हाथ पर बैठक और सामने 2 कमरे साथ थे। कमरों के बाद छोटा सा सहन था जिसके सीधे हाथ पर किचन बना हुआ था और उल्टे हाथ पर छोटा सा सर्वेंट रूम था। निसार से मैंने कहा था कि जब तक घर वालों के आने का नहीं होता वो मेरे साथ ही रहे। इत्तेफाक से उसका रूममेट भी छुट्टी गया हुआ था, सो उसने हामी भर ली। बैठक के साथ वाले कमरों में से एक में उसने अपना बिस्तर लगा लिया, दूसरे में मोहम्मद हुसैन ने मेरी चीजें रख दी। थोड़ा सा सामान था, कुछ घंटों में ही रखा गया। दूसरे दिन हम ऑफिस के बाद घर पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन बरामदे में ही चाय ले आया। मैं और निसार उधर ही बैठे बातें कर रहे थे। निसार ने बताया कि ऑफिस में हाफिज साहब का फोन भी आया था, खैरियत पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बताया है कि अभी तक तो खैरियत है, अल्लाह करे आगे भी खैर रहे। निसार ने बात तो बहुत आम सी की थी मगर मुझे ना जाने क्यों बहुत खास लगी थी। सूरज नारंगी रोशनी बिखेरता पहाड़ों के पीछे गरूब हुआ और चनारों का अंधेरा गहरे होने लगा। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा और उदासी छाई हुई थी जिसे मैं कोई नाम नहीं दे सका। मैंने सोचा रेस्ट हाउस में तो लोगों का आना जाना लगा रहता था, यहाँ पड़ोस के नाम पर कुछ ना था। नीचे जाते टेढ़े मेढ़े तंग रास्ते के आखिर में एक घर में रोशनियां जगमगाती थीं। सीधे हाथ पर भी 2 घर जरा करीब तो थे पर शाम होने पर भी वो तारीकी में ही डूबे रहे। ये घर बाजार के आखिर में था। वैसे मैं इन अजीब व गरीब वाकयात से ना गुजरा होता तो उस वक्त इर्द गिर्द को इतने गौर से ना देख रहा होता। हालांकि उस रात के बाद कोई वाकया पेश ना आया था, पर ना मालूम क्यों मेरे दिल पर एक नाकाबिले फहम किस्म का बोझ था। रात के खाने के बाद मैं और निसार टीवी देखते रहे, फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। मैं भी फौरन ही लेट गया। काफी रात हो गई थी जब एक बच्चे के ठिनक ठिनक के रोने की आवाज से मेरी आंख खुली। बच्चा मुसलसल यूं रो रहा था जैसे बच्चे रोते हैं, जिद करते हैं। आंख खुली तो पहला ख्याल यही था कि मैं नए घर में हूँ, शायद किसी साथ वाले घर से आवाज आ रही होगी। साथ वाला घर? पर यहाँ तो कोई करीब घर ही नहीं है। जहन थोड़ा और जगा तो मैं उठकर बैठ गया, लाइट जलाई। अब बच्चे के रोने की आवाज के साथ बहुत सारे बर्तनों के खनकने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई बर्तन धो कर रख रहा हो। मैं उठकर निसार के कमरे में गया, वो सो रहा था। उसे उठाया तो बोला, खैरियत? हाँ देखो ये इस वक्त कैसी आवाजें आ रही हैं, तुम सुन रहे हो ना? हाँ हाँ, कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत काम कर रही है, जैसे कुछ बर्तन खनकने की आवाज नहीं आ रही। वो सरासीमा सा बोला। ठहरे मैं साथ चलता हूँ। मुझे आगे जाता देखकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आगे पीछे चलते किचन में दाखिल हुए। लाइट जली हुई थी, सिंक में ऐसे पानी पर छींटे पड़े थे जैसे अभी अभी किसी ने बर्तन धोए हों। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अजीब वहशतनाक सी खामोशी छाई थी। मैं दिल ही दिल में दुआओं का विर्द कर रहा था, पर साफ बात है कि ढंग से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। हम दोनों कुछ देर खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे, फिर मुझे पलटता देखकर निसार भी पलटा। पता नहीं क्या हुआ, उसे ठोकर लगी कि क्या मैं उसे फौरन सहारा ना देता तो वो गिर जाता। हम कमरे में आए ही थे कि किचन का दरवाजा जोरदार आवाज से बंद हुआ। उस आवाज पर मोहम्मद हुसैन भी कमरे से बाहर आ गया। हमें इस तरह खड़ा देखकर बोला, सब ठीक तो है ना साहब? हाँ। हम दोनों ने आहिस्ता से सर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठहरा हुआ हो। एक सहर था जो पूरे माहौल पर तारी था। बाकी रात खामोशी रही और कुछ गैर मामूली ना हुआ। अगले रोज सुबह ऑफिस जाते हुए हमने हाफिज साहब को सारी सूरत हाल बताई। हम शाम को घर आए तो मोहम्मद हुसैन कुछ बेचैन सा था। हमने पूछा तो कहने लगा, साहब किचन से बाहर हो तो ऐसी आवाजें आती हैं जैसे कोई अंदर काम कर रहा हो। कोई औरत के काम करती उसकी चूड़ियां और जेवर खनकते हैं। जब अंदर जाता हूँ तो खामोशी हो जाती है। सारा दिन इसी तरह गुजरा है साहब। मुझे तो यकीन है यहाँ कोई चीज है साहब। मैं भला अनदेखी चीज से क्या मुकाबला करता। सारा दिन बाहर बरामदे में बैठे गुजारा। ये कहकर वो खामोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद बड़े धीमे धीमे लहजे में बोला, नीचे कुछ दूर गाँव में एक सियाना रहता है। गाँव के लोग उसे बहुत मानते हैं। आप कहे तो मैं उसका पता करूं, बल्कि अभी बस पकड़ के जाता हूं और उसे साथ ले आता हूं। निसार मेरी तरफ देखने लगा। ठीक है जाओ। मैंने किराए के पैसे दिए, वो उसी वक्त निकल गया। सच बात तो यह है कि अब मैं इस वक्त को रो रहा था जब मैं यहाँ आया था। अच्छी भरी जिंदगी गुजर रही थी। यहाँ आकर अब एक तो पीछे घर वालों की फिक्र लगी थी, दूसरे अम्मी की तबीयत खराब थी।
मेरी बीवी रेहाना एक दो मर्तबा आने के बारे में पूछ चुकी थी। मैं अम्मी को इस हालत में शिफ्ट करवाना नहीं चाहता था। यहाँ हर रोज एक नया तमाशा लगा था। मेरा खुद रहना दूभर था तो कहाँ रेहाना और बच्चों को बुलाता। इसी दर्द सिरी में पहले गेस्ट हाउस छोड़ा था, अब क्या घर भी छोड़ दूं? अच्छा खासा तो खर्चा आया था। मैं इन्हीं सोचों में घिरा बैठा था कि हाफिज साहब आ गए। वो कुछ देर बैठे फिर कहने लगे कि जरा मैं किचन और पूरे घर का चक्कर लगा लूं। जी जी जरूर। मैं और निसार उनके साथ हो दिए। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन में वो ज्यादा देर रुके, मुख्तलिफ सिमतों में चंद कीले लगाई और पूरे घर में अगरबत्तियां सुलगाई। फिर मेरे कमरे में इबादत की इजाजत चाही। मुझे भला क्या इतराज हो सकता था? वो घंटे 1.5 घंटे बाद बाहर निकले। निसार चाय बना लाया। मैंने उनसे पूछा, हाफिज साहब आखिर मसला क्या है? ये सब क्यों हो रहा है? आप घबराएं नहीं, हमारी इस ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ और मेरे रब की बहुत सी मखलूकात भी तो है। असल बात है कि जो दिखता है हम उससे खाइफ नहीं होते, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो, पर ना दिखने वाली चीज का खौफ हजारों गुना ज्यादा होता है। मगर हाफिज साहब आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों है? और अभी तो इतने लोग हैं, उस रोज भी सड़क पर से न जाने कितनी गाड़ियां गुजरी होंगी। मैंने आपसे अर्ज की ना कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, बस आप इसे भी जिंदगी की आजमाइशों में से एक समझे। आपने तो वैसे भी मिसाली जुर्रत का मुजाहरा किया है, आगे भी इस्तकामत रखिएगा। बस आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हो। जी जी, ना सिर्फ दुआ बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। आज भी तहज्जुद के बाद चिल्ला शुरू करूंगा। ये दरअसल चांद की तारीखों के मुताबिक करना होता है, वरना उसी रोज शुरू हो जाता है जिस रोज आप तशरीफ लाए थे। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने आने की जहमत की। चले मैं आपको छोड़ाता हूँ, बस आप बाजार के आखिर तक छोड़ाइए, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। मैं और निसार हाफिज साहब को बाजार में छोड़कर थोड़ा इधर उधर फिरते रहे और फिर जैसे ही घर पहुंचे तो मोहम्मद हुसैन वापिस आ गया। अंदर आकर कहने लगा, साहिब वो शाची आ गए हैं, साथ बाहर बरामदे में बैठे हैं। मैं उठकर उसके साथ बाहर आया तो लकड़ी के बेंच पर एक आदमी बैठा था। 55-60 के पीते में, लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, सांवला चेहरा और पटे हुए बाल जो साफ सुथरी तराश में गर्दन से नीचे शानों तक ले आ रहे थे। मोहम्मद हुसैन चाय बनाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त भी करो, मैंने शाहजी के सामने बैठते हुए कहा। इस दौरान में शाहजी ने मुझे बड़ी गहरी नजरों से देखा। आपके बंदे ने कुछ बातें तो बताई हैं, अब आप जरा तफसील से सारे हालात बताएं। उनकी भारी आवाज गूंजी। मैं जितनी देर तफसीलात बताता रहा वो सर झुकाए सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते रहे। फिर काफी देर तक खामोशी छाई रही और फिर सर उठाकर बोले, अल्लाह ने चाहा तो इस परेशानी से निजात हो जाएगी। ये बताएं कोई टेप रिकॉर्डर है घर में? जी जी, आप अंदर आ जाएं। मैं उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जेब से कैसेट निकाली और मुझे लगाने को कहा। अजीज मियाँ कवाल की भारी गूंजदार आवाज कमरे में गूंजने लगी। उन्होंने इशारे से आवाज ऊंची करने को कहा। ऊंची आवाज से कमरे के तरोतीवार लरसने लगे। शाह साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे और मैं और निसार आंखों आंखों में पूछ रहे थे कि ये सब क्या है भाई। साथ ही दिल में सोच घर करने लगी। ख्यालों में यही था कि जल्दी से अम्मी, रेहाना और बच्चों को बुला लूंगा। भूले से भी ना सोचा था कि यहाँ एक तांत्रिक बैठा कवाली सुन रहा होगा और मैं उसका मुंह देख रहा हूँगा। 10-12 मिनट तेज आवाज में कवाली सुनने के बाद उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से टैग बंद करने का कहा। फिर गला खनकार कर कहने लगे, ये औरत इसी जगह की है, एक बच्चा है उसके साथ 4-5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक लहजे की खामोशी के बाद बोले, मकसद तो आपकी जान छुड़ाना है, ये किसी जगह पर नहीं, आपके साथ साथ है। उस वक्त से उस बारिश की रात जब आप इधर दाखिल हुए हैं तो बारिश थी ना बहुत? जी जी, बहुत बारिश थी। अभी भी ये इधर घर के बाहर दरख्तों पर बसेरा किए है। अगर इस वक्त मैं ना होता और वो दूसरे बड़े मियाँ तो ये आपके साथ ही होती। मोहम्मद हुसैन चाय और बिस्किट रखता बोला, शाह जी वो चाहती क्या है? क्या साहब जी पर आशिक हो गई है? शाह साहब ने उसे कदरे घूर कर देखा और फिर मुकामी जुबान में कहा, जिन्हों को आशिक होने के अलावा भी कुछ मसले होते हैं। मोहम्मद हुसैन चुप हुआ बैठा, पर जिन के नाम पर मेरे दिल पर जो गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। मैंने गैर इरादी तौर पर पहलू बदला। वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे, आपसे कह दिया है ना कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा बस वक्त दरकार है। दूसरी बात ये है कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये चीजें मेरे अमलियात का हिस्सा है, मेरा मुआवजा नहीं। आपका काम हो जाए और दिल चाहे तो कुछ दे दे, वरना मेरा मकसद तो सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। साहिब, ना मैंने औरत की ना घर बसाया, मेरी जरूरियात जिंदगी कम है। वो अचानक रुककर किसी गहरी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें मजीद सुर्ख बल्कि अंगारा हो रही थी। कहने लगा, 3 रोज मुझे यही कयाम करना होगा, ऐसे कि आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा दाल दलिया रख दें, मेरे ख्याल में दूसरे कमरे में कयाम बेहतर रहेगा, जैसे आप आसानी महसूस करें। मैं आहिस्ता से बोला, मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुलाजिम को साथ भेज दें तो बेहतर है। मैं कुछ खरीदारी कर लूँ कि अमल मुझे आज रात से ही करना है।
जी बेहतर। मैंने उठकर मोहम्मद हुसैन को पैसे दिए और कहा कि बाजार से कुछ ऐसी चीजें भी खरीद ले जो उनके कमरे में रखी जा सकें, जैसे रस, बिस्किट वगैरह। उनके जाने के बाद मैं और निसार भी जरा हवाखोरी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। हाफिज साहब और शाह साहब की तसल्लियां देने के बावजूद मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चला जाऊं। फिर सोचूं, जब ये सब कुछ शुरू ही कर लिया है तो किसी मंजिल तक तो पहुंचूं। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि उस चीज का बसेरा घरों में नहीं है, बल्कि वो चीज मेरे साथ साथ है। बेचारा निसार अलहदा परेशान था और हत्तुल इम्कान दिलजोई में लगा था। निसार कहने लगा, वो शाह साहब मेरे कमरे में रुकेंगे तो मैं अपनी कुछ जरूरी चीजें तो कमरे से उठा लूं ना, क्या मालूम उनका क्या हिसाब किताब हो। चलो ठीक है। हम घर की तरफ पलट आए। रात गई, मोहम्मद हुसैन और शाह साहब की वापसी हुई और वो कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में बेचैन तो था, लेकिन बहरहाल वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरी रात का जिक्र है। निसार देर तक टीवी देखता रहा, फिर मैं उससे पहले सो चुका था और फिर जब मैं गहरी नींद में था कि अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कमरे की खिड़की से बर्फीली या हवा का झोंका अंदर आया हो। मेरी नींद उचाट हुई। इतनी सर्दी का मौसम तो नहीं कि मैं कंबल में ठिठुरने लगूं। मैं उठने लगा ही था कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा सा वजूद मेरे ऊपर आकर लेट गया हो। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। बहुत बड़ा चौड़ा लचलचा वजूद मेरे ऊपर फैला, अपने वजन से इधर से उधर हो रहा था। मुझे अजीब सी घिन आई। निसार, निसार, मैं बोला तो मेरी आवाज मेरे खुश्क हलक में फंस के रह गई। न जाने कितनी देर तक ये कैफियत रही, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा वजूद उसके बेतहाशा वजन और बोझ से सुन्न होके रह गया था। दम घुटने लगा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी और दम बदम बढ़ती सर्दी थी कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। मेरे ऊपर फैला वो लचलचा वजूद अपने फैलाव में सिमटता फैलता मुझे लम्हा ब लम्हा बेजान कर रहा था। फिर अचानक उस सर्द सन्नाटे की बेजान खामोशी में एक दिल खराश चीख सुनाई थी, जो कानों के पर्दे फाड़ती, इतराफ के तिलिस्म को तोड़ती चार सू फैल गई। वो लचलचा वजूद पिछली किसी तेजी से मेरे सीने से हटा। उसी वक्त निसार की खिकियाई हुई आवाज आई। क्या हुआ? कमरे की बत्ती जली। वो मेरे ऊपर झुका पूछ रहा था। आप ठीक तो है ना? उठे, हिम्मत करें, उठ कर बैठे। आपका चेहरा तो बिल्कुल सफेद हो रहा है। मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, जल्दी इधर आओ। उफ, कितनी भयानक चीख थी। ये आखिरी मध्यम आवाज थी जो मेरे कानों ने सुनी। फिर उसके बाद में होश से बेगाना हो गया। आँख खुली तो मैंने खुद को मुकामी अस्पताल में पाया। एक तरफ खून की बोतल लगी थी और दूसरी तरफ ग्लूकोज। मुझे आंखें खोलता देखकर सामने बैठा निसार लपक कर मेरी तरफ आया। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैंने निसार को इशारे से जवाब दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेरी नब्ज और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके कहने लगा कि अभी आपने उठना नहीं है और ज्यादा बातें नहीं करनी, शाम तक आप बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर कमरे से बाहर गया तो निसार मेरा हाथ थाम कर कहने लगा, शुक्र है आपकी जान बच गई। अस्पताल लाने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने यहाँ पे यही कहा है कि इन्होंने दिल घबराने की शिकायत की थी, इन्हें बहुत पसीने आ रहे थे और भी जो कुछ मुझे बस उस वक्त समझ आया मैंने इनसे कह दिया। मैंने निसार का हाथ थपथपाते हुए कुछ कहना चाहा तो उसने भी यही कहा कि अभी आप आराम करें, बाद में बातें होती रहेंगी। मुझे घर वाले बेहद याद आ रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि डिस्चार्ज होते ही छुट्टी अप्लाई करूंगा, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी हो। अस्पताल में दूसरा दिन था। हाफिज साहब, मोहम्मद हुसैन और दफ्तर के कोलीग सभी मेरी मिजाज पुरसी को आए। मैं जब भी आंखें बंद करता तो तस्वुर में सीने पर लचलचाता भारी वजूद मुझे घबरा कर आंखें खोलने पर मजबूर कर देता। अगले रोज सुबह 11, साढ़े 11 का वक्त होगा जब बाहर बरामदे में मोहम्मद हुसैन निसार के साथ बातें करता दिखाई दिया। मैं यही समझा कि शायद मेरी खैर खबर को आया हो, पर थोड़ी देर बाद निसार अंदर आया तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दिया। खैरियत तो है ना? तो बस वो हूँ हाँ करके रह गया। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठा और फिर नर्स को मेरे पास बिठाकर कहीं बाहर चला गया और खिलाफे तवक्का 3:30-4 बजे तक लौटा। हालांकि सुबह वो भी बहुत खुश था कि रिपोर्टें सब क्लियर है तो 4, साढ़े 4 तक डिस्चार्ज कर देंगे। कागजी कार्रवाई तो तकरीबन मुकम्मल थी। हम 6 बजे तक अस्पताल से फारिग हो गए। निसार मुझे अपने ही घर ले गया। उसके रूममेट ने सबके लिए चाय बनाई। मैंने निसार से 1-2 बार कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह जाने पीछे क्या हुआ होगा। निसार टालता रहा। जब मैंने ज्यादा इसरार किया तो कहने लगा, आप नहीं जानते, आज सुबह शाह साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? कब? आज सुबह? मैं तो उछल पड़ा। हाँ, मोहम्मद हुसैन बता रहा था कि कोई दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा था। उसने दरवाजा खोला तो शाह साहब जमीन पर लेटे हुए थे, बिल्कुल पीले जर्द। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी मांगा। मैंने सर की तरफ से ऊंचा करके ग्लास उनके मुंह से लगाया था। उन्होंने 2 घूंट भरे थे और फिर पानी उनकी बाँछों से गिरने लगा था। मैंने उन्हें हिलाया जुलाया, सीना थपथपाया, पर नब्ज नहीं थी। क्या कह रहे हो निसार?
हाँ, बस अजीब ही बात हुई है। उसने अक्लमंदी ये की कि अपने होश काबू में रखे और सिर्फ मुझे फोन किया। शुक्र ये कि मेरे बड़े बहनोई SHO है। मैंने उन्हें फोन पर सारी सूरत हाल बताई। आप तो खुद समझदार हैं। बात यह है कि चोरी डाके की रिपोर्ट कराना आसान है, पर कोई मर जाए और जादू सहर, ये तो ऐसी चीजें हैं कि अक्सरियत के अपने भी अंदर से उसे आपका अपना वहम या शक समझ रहे होते हैं। खैर, मैंने अपनी बहनोई को तो सारी सूरत हाल हर्फ बहर्फ बता दी है। आपकी कंडीशन और अस्पताल का भी सब बता दिया है। वो परेशान तो हुए, पर उन्होंने मामला सारा संभाल लिया और मोहम्मद हुसैन को भी सख्ती से ताकीद की है कि वो किसी से किसी अमल वगैरह की बात ना करे और सिर्फ यही कहे कि वो बंदा उसके गांव से आया था किसी काम के सिलसिले में। सुबह सीने में दर्द की शिकायत की तो अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि अब असल बात की सदाकत के लिए किस किस से बहस करेंगे। मैं गहरी सोच में डूबा बोला, पर आखिर हुआ क्या होगा उसके साथ। हाफिज साहब आए थे, उसकी तदफीन में शामिल हुए थे, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था। बस सर हिला के रह गए। फिर कहने लगे, मियाँ जब मौत आ गई तो आ गई, बहाना ख्वाह कोई भी हो, पर एक बात कि शायद अगर वो धीरज से काम लेता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आग राख भी कर देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस बला ने पीछा छोड़ा कि नहीं। वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, उस रात के बाद मैंने कोई गैर मामूली बात तो महसूस नहीं की, पर शाह साहब की अचानक मौत का बहुत दुख हुआ और वो बहरहाल मुझे ही एक परेशानी से निजात देने आए थे। हाँ, ये तो है। निसार भी दुख भरे लहजे में बोला। दफ्तर में दी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर हो गई। घर आने से पहले मैं उस किराए के घर में गया तो एक एक कदम मन मन का हो रहा था। मैंने मोहम्मद हुसैन का शुक्रिया भी अदा किया कि जिसने हर कड़े वक्त में मेरा साथ दिया। वो कहने लगा, साहिब, जिस दिन सुबह शाह साहब का इंतकाल हुआ है उस दिन आपके कमरे की खिड़कियां खोलने और सफाई करने गया तो आपकी सारी चीजें आपके बिस्तर और फर्श पर बिखरी थी। साहिब, आप अपना सामान चेक। वो रूहानसा होके कहने लगा, कैसी बातें करते हो मोहम्मद हुसैन? मैंने बहुत से रुपए उसकी मुट्ठी में रखते उसका शाना थपथपाया। निसार वाकई जानिसार दोस्तों में से एक था। वो लाहौर तक मुझे खुद छोड़ने आया। 3 महीनों में मैंने कुछ गैर मामूली महसूस ना किया। बातज़ा कुछ ऐसी सूरत हाल बनी कि मुझे वो मुलाजमत छोड़ना पड़ी। 1 साल बाद ही मैं बीवी, बच्चों और अम्मी के साथ UAE शिफ्ट हो गया। पर जब भी पाकिस्तान जाऊं तो निसार से जरूर मिलता हूं और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम मिले और उन वाकयात को ना दोहराएं। वक्त के साथ साथ सभी कुछ ठीक हो गया, पर मेरी बीवी रिहाना को कौन समझाए, जो तमाम तर मिसाली मोहब्बत के बावजूद बेडरूम में डबल बेड की बजाय 2 सिंगल बेड होने पर कूदती रहती है। उसे कैसे बताऊं कि रात को सोते में बार बार टांगे फैला फैला कर देखता हूं कि कहीं कोई सो तो नहीं रहा मेरे पैरों की तरफ। और शाह जी की नागहानी मौत का गम मुझे हर वक्त खाए जाता है कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर किस तरह उस रोज मेरी जान बचाई थी। यकीनन वो शाह जी का ही किसी अमल का नतीजा होगा कि वो लजलजाते जिस्म की चुड़ैल उस वक्त चीख मार के मेरे ऊपर से उठ गई थी। मुझे यकीन है कि शाह जी ने अपने किसी अमल से उसका खात्मा कर दिया होगा और उसके साथ ही उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, इसलिए जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे ऑल पर प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो अब तक लाजमी से पहुंच सके। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को जाने से पहले जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।